हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विथ अ वेरी न्यू सेशन ऑफ पॉलिटी सीरीज़। और हम इस सीरीज़ में क्या करने वाले हैं, जो भी आपके एसएससी से रिलेटेड या फिर आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसको ध्यान में रख करके पूरी पॉलिटी यहाँ पर हम कंप्लीट कराने वाले हैं। हर दिन एक नया टॉपिक जो होगा, जैसे कि आपके सबसे पहली क्लास होगी वो होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, उसके बाद उसके की फीचर्स क्या हैं इनके बारे में देखेंगे, उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपके एसएससी में या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी को हम क्या करने वाले हैं इस पॉलिटी की सीरीज़ में एड्रेस करने वाले हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी टॉपिक्स होंगे पहले तो हम उसको इन डिटेल जितना हमें रिक्वायरमेंट है आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। क्योंकि जनरली अगर आप यूपीएससी की तुलना करेंगे तो यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर एक एनालिटिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बी इट वो पॉलिटी हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो। बट अगर आप एसएससी वगैरह की बात करेंगे या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेट पूछ ली जाती है कि कब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कब वो पूरा मेकिंग हुआ, किस टाइम में फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कब हमने ड्राफ्ट रेडी किया, उसमें कितने मेंबर्स थे। इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखकर हम अपनी पढ़ाई करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जिन टॉपिक में जाने की ज़रूरत होगी उन टॉपिक्स में जाएंगे। अदरवाइज अगर जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें हमारी नीड होगी और फैक्चुअल डाटा के थ्रू ही हमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हम केवल और केवल वहाँ पर फैक्ट वगैरह क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि एक टाइम सेविंग मैनर में आपकी बहुत अच्छी एक पॉलिटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। और जनरली उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम इतना आसान आपको बना दें आपके लिए पॉलिटी कि अगर आप खुद से जब भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए जाएं तो आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो। क्योंकि जनरली होता है कि जो बच्चा ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड पे अगर देखा जाए या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं जो बच्चे, तो उनके साथ में क्या दिक्कत होती है कि उनको थोड़ा सा जो टफ़ लैंग्वेज होती है या फिर स्टैंडर्ड बुक्स की जो लैंग्वेज होती है उसको समझना टफ़ होता है। अगर आप हिस्ट्री वगैरह की बात कर लेंगे तो वो एक स्टोरी फॉर्म में होती है, वो फिर भी समझ में आ जाती हैं। बट पॉलिटी में टर्म्स इतने ज़्यादा टफ़ होते हैं कि अगर कोई बच्चा जो कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का नहीं है और वो जा रहा है, जिसने कभी साइंस पढ़ा हुआ है, एक ज़माना हो गया होता है स्कूल छोड़ने के बाद में वो सारी चीज़ों को पढ़ना, और जब भी कॉम्पिटिटिव तैयारी में आते हैं, हम इस तैयारी में आते हैं तो फिर क्या होता है कि बहुत पीछे छूट गई होती हैं, स्पेशली जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके लिए। तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जो होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की प्रिपरेशन करनी है तो वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और पॉलिटी का अब वेटेज अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। एसएससी में जनरली 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और उसमें मोस्टली क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, बट अब कई क्वेश्चंस 1-2 ऐसे होने लगे हैं जो थोड़ा सा टफर साइड में भी पूछने लगे हैं, स्टेटमेंट वाइज भी पूछने लगे हैं। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर आपकी जो चीज़ें होंगी, पढ़ाई होगी, उसको हम स्टार्ट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि इस क्लास के बाद में जो भी 20 से 25 वीडियो की पूरी ये सीरीज़ होगी उसके बाद में आपका एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाए किसी भी टॉपिक पे पॉलिटी से रिलेटेड, और फिर आपको बहुत ही इजी हो जब आप खुद से उन बुक्स को पढ़ेंगे या फिर खुद से आप जब रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो मेन फोकस यही रहेगा कि इजी से इजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें समझाई जाएँ, ठीक है। दूसरी बात ये रहेगी कि सबसे पहले मैं कुछ की टर्म्स बताते चलूँगी। जब भी कोई क्लास होगी उस क्लास को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए जो की टर्म्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारा फर्स्ट जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में, साथ के साथ स्टेट क्या है उसके बारे में, ये सारी चीज़ों का हम की टर्म्स को भी देखते चलेंगे। क्योंकि जब आप एक तरीके से की टर्म्स को समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और पॉलिटी के जो टर्म्स होती हैं वो जनरली थोड़े से टफ होती हैं, इसलिए उसको समझने के लिए पहले एक बेसिक जो है वो तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको ध्यान में रख करके मैं यहाँ पर आसान से आसान शब्दों में आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी। पहली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सारे देखेंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ऐसे बेसिस थे, क्या ऐसी ज़रूरत थी उस समय में जिसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सोचा गया। उसके बाद हम देखेंगे कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पूरा प्रोसेस कैसा रहा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो पूरा समय लगा, तो इतना समय जो लंबा समय था वो क्यों लगा और किस
पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या ऐसे प्रोविजंस हुए, जैसे कि जो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, संविधान सभा है, उसकी बैठक हुई। उसके बाद 13 दिसंबर को जब पहले अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी, उनके पहले जो अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद से आपका क्या हुआ, धीरे धीरे चल करके 9 to 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको आज आप और हम प्रियम्बल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको रखा गया। तो ऐसे प्रोसेस वाइज डे बाय डे सारी चीज़ें बढ़ी और आगे आगे धीरे धीरे पूरा सारा काम हुआ, और तब जाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो सारी चीज़ें, पहली क्लास हम इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की रख रहे हैं, सो दैट आपको क्या हो, उसकी एक हिस्ट्री पता चल जाए कि क्या ऐसे उस समय में ज़रूरतें थी, कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर 1909 का अधिनियम आया, 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। उन सारी चीज़ों की बदौलत आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं अब अगर आप एंशियंट हिस्ट्री के टाइम में देखेंगे, एंशियंट एरा, मिडाइवल एरा देखेंगे, उस समय में हमारे यहाँ पे क्या चलता था, राजा वाला सिस्टम, राजतंत्र चलता था। तो वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो होता नहीं था, वहाँ पर तो राजा के मन के ऊपर, राजा के मूड के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती थी कि किस तरीके से शासन चलेगा। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज आए, लेटर ऑन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाई, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारी ख़राब की, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हमको वो सिखा कर गए। जैसे कि शिक्षा के ऊपर फोकस देना उन्होंने हमको सिखाया, साथ के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ कि किस तरीके से एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, उसको ले करके बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने सिखाई। और जैसे जैसे हम आज़ाद भारत की तरफ आगे बढ़े तो हमने क्या किया, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया, कुछ अंग्रेज़ों से सीखा, कुछ बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के हमने क्या किए, जो पहले के कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे उनको हमने एनालाइज किया, स्टडी किया, और फिर हमारे देश पर जो चीज़ें फिटेड बैठी अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हमने उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया हुआ है। जैसे कि हमारे में होता है 3 स्तर पे, 3 टायर का जो हमारे यहाँ गवर्नेंस चलती है। जैसे कि जो ग्राम पंचायत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल इंडिया में ही इवॉल्व हुआ है। जो आपका केंद्र होता है, उसके बाद राज्य होता है, और उसके बाद निचले स्तर पे जो ग्राम पंचायतें आती हैं। तो ये 3 टायर सिस्टम इंडिया की देन है। तो इस तरीके से हमारे समाज को, हमारे इंडियन पॉपुलेशन को जिन चीज़ों की, जिन रूल्स की, नियमों की ज़रूरत थी, उन सबको ध्यान में रख कर के एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन के तैयार हुआ। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हमको पूरा डिस्कशन करना है, पूरी अपनी जो है एक बेसिक जो कहना चाहिए, एक हमको सोच, अपनी समझ डेवलप करनी है कि हमको किस तरीके से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, क्यों ज़रूरत है आज के समय में इस कॉन्स्टिट्यूशन की, और कितना महत्व है आज के समय में इस कॉन्स्टिट्यूशन का। डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो इस समय में जितना डाइवर्सिफाइड हमारा पूरा कंट्री है, अलग अलग रीजन में अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वो एक यूनाइट फॉर्म में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम लेकर के चल पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जाता है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो वो गवर्नमेंट है, ना तो वहाँ पर जुडिशरी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, और उस एक कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो डेमोक्रेसी की बाइबल की तरह है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या उसमें ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा जो देश है वो चल रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, सभी के अधिकारों का ध्यान में रखते हुए चल रहा है, सारी चीज़ों को जो भी एक जीवन जीने के लिए ज़रूरत है, ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया करवा रहा है। ये सारी चीज़ें किसकी बदौलत हो रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत ही हो रही है। और आज अगर इंडिया को लोकतंत्र की जननी बोला जा रहा है, अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जा रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे पास में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है कि हमको किस तरीके से अपने इस देश को लेकर के चलना है, और कौन, जब जैसे कि जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक मीडिएशन के थ्रू या फिर तालमेल बिठा के किस तरीके से जनता के लिए काम करें और देश हमारा अच्छे से चले, ग्रोथ करे, डेवलपमेंट हो यहाँ पर, उन सारी चीज़ों को इंश्योर
करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। साथ के साथ एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक के साथ में हम उसको डिस्कस करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो भी आए होंगे, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल सके कि हाँ क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट है और आपके एग्ज़ाम में वहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा ये पूरा सेशन। मैं इंश्योर करूँगी कि कहीं से भी कोई कमी मेरी तरफ से ना रहे और एक बहुत अच्छी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपकी डेवलप हो जाए थ्रू आउट द सीरीज़। मतलब 20-22 दिन की जो भी हमारी सीरीज़ रहेगी उसमें हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, मान लीजिए कोई टॉपिक छोटा है एक दिन में आधे घंटे की क्लास में हो जाएगा, कोई टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होगा वो 1 घंटे भी ले सकता है, कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनकी एक दिन की क्लास सफिशिएंट नहीं होगी, जैसे कि पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है और उसके लिए कम से कम 2-3 दिन की क्लासेस लगेंगी। तो ये जैसे जैसे हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, हम पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते जाएंगे जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, साथ के साथ में हम उनके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे और वहाँ पर हम देख लेंगे कि किन टॉपिक्स को डिटेल में देखने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। जिन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी हम उसको थोड़ा उतना ही वेटेज देते हुए चलेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा और मैं भी कोशिश करूँगी कि ये जो सेशन है वो बहुत ही यूज़फुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और साथ के साथ में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रहेगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जब नेक्स्ट डे मेरी कोई भी क्लास होगी या नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हमने प्रीवियस क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किया होगा उसके क्वेश्चन का हम एक रिवीजन लेंगे, सो दैट क्या होगा कि पीछे पड़ी हुई चीज़ें आपकी वहाँ पर एक बार फिर से क्या हो जाएंगी, रिकॉल हो जाएंगी। तो चीज़ें जो हैं आपने पहले क्या पढ़ रखी है वो भी आपका रिवीजन होता रहेगा, साथ के साथ नई चीज़ें भी हम सीखते रहेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए अब शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। तो हमारी क्लास चलने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसी हुई, उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो है वो मेकिंग कैसी हुई। तो हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, हिंदी में मैं बाइलिंगुअल चीज़ें लेकर के चलूँगी, जो हिंदी मीडियम का बच्चा है उसके लिए भी एक आसान हो समझना और जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो भी समझ पाए कि क्या बातें हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम जो आज क्लासेस लेने वाले हैं वो 2 टॉपिक्स के ऊपर में बात की जाएगी। पहली बात तो ये कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या ऐसी ज़रूरत थी जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सोचा गया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही जिसको ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कोई एक दस्तावेज़ कह लीजिए या फिर एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे जो लोग थे, जो नेता थे उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, उन्होंने सोचा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्लास चलेगा वो किस बेसिस पे चलेगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री में ही ये चीज़ें जो है वो ओवरलैप कर जाएंगी कि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तभी वहाँ से चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो इन दोनों टॉपिक्स को साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे। लगभग दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, मतलब कि अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर से भी चीज़ें समझने के लिए कैपेबल हो जाएंगे कि मेकिंग कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कुछ 2-3 की टर्म्स से हम शुरुआत करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर की टर्म्स लिख लेती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सबसे पहले जो संविधान है, संविधान जो होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स कहने का क्या मतलब है, कुछ ऐसे नियम कानून इसमें होते हैं जिसके तहत पूरा देश चलना है, ये चीज़ें मेंशन होती हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर कोई सामान्य भाषा में आपसे पूछे, इजी लैंग्वेज में पूछे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, अ डॉक्यूमेंट विथ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो एक सेट ऑफ रूल्स का, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नियमों से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट या एक दस्तावेज जो है वो क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात यहाँ से क्लियर हो गई। ठीक है, अब सवाल ये आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या है और ये सेट ऑफ रूल्स है वो किसके लिए बनाए गए हैं, क्या ऐसी ज़रूरत है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए इनको नियम को बनाने की ज़रूरत है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम बना किसके लिए रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं किसके लिए, स्टेट के लिए। ये रूल्स, ये नियम हम किसके लिए बना रहे हैं, स्टेट के लिए बना रहे हैं। स्टेट मतलब क्या, राज्य, और राज्य मतलब क्या,
जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमको देखती है, जो जिसके ऊपर में हमारे अधिकारों की, हमारी जीवन की गुणवत्ता, हमारी जो लाइफ कैसी हो, हमारे पास कौन कौन से फ्रीडम्स हो, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ कैसा हो, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है? स्टेट का। तो इन स्टेट को सही ढंग से ये स्टेट काम करें, इसके लिए एक गवर्नमेंट बनाई जाती है जिसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, या फिर सेंट्रल के लेवल पे, कंट्री के लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं स्टेट्स के लिए बनाया गया है, सो दैट इस रूल को ध्यान में रखते हुए इस डॉक्यूमेंट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से बाइबिल की तरह पूछते हैं हमारे लिए, डेमोक्रेसी की बाइबिल अगर कोई चीज़ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो स्टेट है, ये जो राज्य हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करें, उसके लिए हमें संविधान की ज़रूरत है। क्यों? अगर मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, जैसे कि आप एंशियंट एरा की बात कर लीजिए, एंशियंट एरा में क्या था? राजा महाराजाओं का शासन चलता था, ठीक है। वहाँ पर ऐसा होता था कि अगर कोई जजमेंट करना है तो वो राजा के मूड पे डिपेंड करता था। मतलब किस दिन राजा, वो जनरल जो लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि टीचर आज आया है और खूंखार बिल्कुल गुस्से में है, इट मीन्स कि घर पे बीवी से लड़के आया होगा। तो बिल्कुल जो एंशियंट एरा में जब चीज़ें चलती थी तो वो बिल्कुल इसी तरीके से चलती थी कि अगर किसी व्यक्ति ने चोरी जैसा कोई छोटा मोटा सा काम किया है, अगर कोई छोटी सी चोरी की है, राजा का अगर मूड अच्छा है, राजा उसको माफ़ कर देगा, थोड़ी बहुत में उनको दंड दे देगा, पेनल्टी लगा देगा और उसको बरी कर देगा। लेकिन अगर राजा का मूड बहुत ख़राब हुआ तो अगर उस व्यक्ति ने छोटे से छोटे किसी पेन की, किसी चीज़ की भी चोरी की हो तो राजा उसको सजाए मौत दे देगा। मतलब कि जो आपके कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल किसी एक व्यक्ति के मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कैसे वो कानून व्यवस्था उस राज्य में चलेगी। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो ये जो है पूरा माहौल ख़राब कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता था। अब एंशियंट एरा में तो ये सारी चीज़ें चल जाती थी क्योंकि उस समय में एक राजा होता था, उसके ऊपर ही सभी प्रजा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी होती थी, और राजा जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। जिसमें बाहुबली मूवी में है ना कि माहिष्मती, जब वो उनकी माँ कहती है कि मेरा वचन ही है शासन, तो बिल्कुल वैसा ही होता था कि पुराने एंशियंट समय में ऐसा चलता था कि राजा ही होगा, उसका जो वचन है वही शासन है, उसने जो बोल दिया उस हिसाब से चीज़ें चलती थी। लेकिन जब हमने नए अपने एरा में कदम रखा, आधुनिक भारत में जब हम आए, तब हमें ऐसा लगा कि नहीं, इस तरीके से काम तो नहीं चल सकता। और हमें ऐसा लगा क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, हमारे जो यहाँ पे 200 सालों तक रूल करके गए अंग्रेज। तो जो ब्रिटिश पूरा एरा था 200 सालों का, लगभग 190 साल जिसमें आते हैं, तो 200 साल का जो ये पूरा अंग्रेज़ों का शासन था, इन अंग्रेज़ों ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए ख़राब की, लेकिन कुछ चीज़ें ये अच्छी भी करके गए। और इन अंग्रेज़ों ने ही समझाया कि ऐसे नहीं चलेगा कि राज व्यवस्था राजा के मूड पे डिपेंड करे। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए आपके पास, एक सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम, कुछ कायदे होने चाहिए, जिसके आधार पर ही क्या होगा, इस तरह से शासन व्यवस्था चल पाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी भी राजा का मूड है, उसने सजाए मौत दे दी, कभी उसका मन है बड़े से बड़ी किसी ने किसी का गला काट दिया है और राजा का मूड अच्छा है तो वो क्या कर देगा, उसको माफ़ कर देगा। तो ये जो चीज़ है वो ना हो, इसके लिए अंग्रेज हमें समझा गए कि देखो भाई, आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, जिसके हिसाब से आगे आने वाली जो गवर्नमेंट है वो काम कर सके। ठीक है। दूसरी बात ये भी थी कि हमें उस टाइम पे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने का शुरू हुआ, देखिए एक इतिहास की बात की जाती है तो यहाँ पर बात आती है कि कब हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, कब हमें ऐसा लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले दो चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही थी। एक लेवल पे अंग्रेज जो हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, वो काम कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ होनी चाहिए। उसके लिए एक काम तो ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि ब्रिटिशर्स क्या काम कर रहे थे, और एक काम जो है भारतीय लोग कर रहे थे। भारतीय नेता जो थे उस समय के, वो भी ऐसा सोच रहे थे कि क्या होना चाहिए, हमारे पास में ऐसा कुछ होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसके तहत हम क्या कर सके, आगे आने वाले अपने जो भी शासन होगा उसको हम काम कर सकें, सही तरीके से चला सकें। अदरवाइज समाज में अराजकता फैल जाएगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी जब कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ें स्टार्ट हुई थी, और आज़ादी के समय लगभग हमारी आबादी कितनी थी, 40
से 50 करोड़ के बीच में थी, है ना। तो इतनी बड़ी आबादी, अभी तो 120-30 करोड़ हमको बहुत ज़्यादा लगता है, उस समय में ये 40-50 करोड़ लोग भी बहुत ज़्यादा ही थे। क्यों? क्योंकि जब उस समय का समय था जहाँ पर जिस समाज में सोचिए कि बहुत लंबे समय से राजा महाराजा रूल करते आ रहे हों, जहाँ लोगों को ये नहीं पता कि संविधान जैसी कोई चीज़ हो भी सकती है, उस समय में जो नेता हैं उनको कैसे ये समझ में आएगा कि जब अंग्रेज चले जाएंगे उसके बाद से हम इस जनता को कैसे संभालेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे कुछ अंग्रेज़ों से सीखते हुए जो भारतीय नेता भी इस दिशा में काम करने लगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काम जो है वो हमारा जो है, पहली बात तो बहुत सारे अंग्रेज़ों ने काम किए, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एक कह सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी नींव रखी गई कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलेगी इंडिया में, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया जहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स तो थे, उनको कुछ अथॉरिटी दी गई और फिर उसके बाद से निदेशक मंडल बने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया कि कुछ काम जो है वो एक ग्रुप को दिया गया, कुछ काम है दूसरे ग्रुप को दिया गया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन सारे एक्ट को भी देखेंगे कि किस एक्ट में क्या प्रोविजंस किए गए, ठीक है, लेकिन वो हमारा सेकेंड क्लास होगा। आज जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के बारे में सोचा गया, कैसे वो बन के तैयार हुआ, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ऐसा कुछ तो होना चाहिए, शासन व्यवस्था कुछ तरीके से चले। इससे पहले ब्रिटिशर्स आए तो इस समय नहीं थे, ब्रिटिशर्स आए कब थे? लगभग 1600 ईस्वी। याद है आप लोगों को, पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि लगभग 1600 जो इस ईस्वी का जो समय था, उस समय में ब्रिटिशर्स धीरे धीरे यहाँ पर अपनी साख जमा रहे थे। लेकिन उस समय जब ये आए थे तो केवल और केवल ट्रेड रिलेटेड अपने फ़ायदे को देखते हुए वो आए थे, केवल व्यापार करना उनका उद्देश्य था। इसके इतर वो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हमारे यहाँ उस समय राजा महाराजाओं का शासन चलता था और मुग़ल जो एरा चल रहा था, और उस टाइम पे बिल्कुल भी जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में जो ब्रिटिशर्स है वो आपको इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया उसके बाद से जो कुछ ऐसे मुग़ल आए जो लेटर जो औरंगजेब के बाद आए, उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लिबर्टी वगैरह देना स्टार्ट किया, है ना, कुछ ज़्यादा रियायतें देने लगे। जैसे पहले जहांगीर थे, उनके पास में जब आए थे मुनरो वगैरह, तो पहली बार में तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। फिर दूसरी बार आए तो उन्होंने हाँ बोल दी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ रियायतें औरंगजेब थोड़ी बहुत दे के गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रियायत औरंगजेब भी देकर नहीं गए थे, है ना। ये सारी चीज़ें हुई जब औरंगजेब की डेथ हो गई, जहांगीर वगैरह की डेथ हो गई, उसके बाद से जो है लगभग 1717 के बाद से चीज़ें अंग्रेज़ों के लिए थोड़ी आसान होने लग गई। और इसके बाद से क्या हुआ, अंग्रेज़ों को बहुत सारे अधिकार मिलने लगे। तो धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना पकड़ यहाँ पर जमाएं और अब व्यापार से हट करके कानून व्यवस्था को भी हम अपने हाथ में ले लें, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के एक्ट बनाना ब्रिटिशर्स ने शुरू किया, ठीक। 1973 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद में 1784 में जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और 1784 में जो आपका पिट्स इंडिया आया, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें चलने लगी। थोड़े थोड़े जो हैं, जो गवर्नर होता था, जो पहले बंगाल का गवर्नर होता था, फिर उसके बाद में तीनों प्रेसिडेंसी जो बंगाल, मद्रास, मुंबई है, उसको मिला करके एक गवर्नर बना दिया गया, है ना। पहले क्लाइव जो था वो उसके अंडर में सिर्फ बंगाल था। उसके बाद में बहुत सारे जो है, प्लासी का युद्ध जब हुआ था उस समय में जो क्लाइव आया था तो केवल बंगाल की ऑटोनॉमी उसके पास थी। उसके बाद जब 70 का एरा बीता, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो उनके पास में बंगाल के साथ साथ मद्रास है और मुंबई है, इन सब का भी अथॉरिटी उनके हाथ में आने लगी। मतलब धीरे धीरे अंग्रेज अपनी शाख यहाँ पे जमाने लगे, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने लगे, ठीक है। उनके हिसाब से नियम बनने लगे कि कारखानों में अगर लोगों को काम करना है तो कितने घंटे का काम होगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए छुट्टी होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल लेवल पे उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो इस लैंग्वेज में देनी है, जो माध्यमिक शिक्षा है वो इस लैंग्वेज में देनी है, इस तरीके से काम किए। उसके बाद में हमारे जो धार्मिक मुद्दे हैं उसके ऊपर में अंग्रेज़ थोड़ा सा अपना हस्तक्षेप करने लगे। जैसे कि सती प्रथा जैसा कानून आया कि सती प्रथा जो है एक बहुत लंबे समय से इंडिया में चल रही थी, जो कि चीज़ें खराब थी, जिसकी वजह से महिलाओं को, जब जिनके पति मर जाते थे तो महिलाओं को भी उनके साथ जला दिया जाता था।
तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अंग्रेज़ों को कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की ख़राब लगी और उन्होंने उनको धीरे धीरे अमेंड करना या ठीक करना शुरू किया। तो यहाँ से जो है ब्रिटिशर्स की पकड़ हमारे यहाँ पे बनी और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ये काम करने लगे। अब इनको कैसे पता था कि ये सारी चीज़ें करनी है? क्योंकि जो ब्रिटिश थे, जो यूके था, ब्रिटेन था, वहाँ पर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मैंशन थी पहले से ही। वहाँ पर सारा काम जो है वो क्राउन के अंदर चलता था और जो है महारानी के अंदर जो वो रूल्स बनाती थी, वहाँ पर एक सेट ऑफ रूल्स था जिसके अकॉर्डिंग काम होता था। तो उनको मालूम था कि कैसे किसी सत्ता को, किसी शासन को लेके चलना है। तो वो इस मामले में एक्सपीरियंस थे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था, इंडियन लोग इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस्ड उनको नहीं था। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे चीज़ें चल रही थी एंशिएंट एरा में, तो वो राजाओं के नाम पे चल रही थी। मुग़लों के समय में जब चीज़ें चल रही थी तो वो भी कुछ ना कुछ हद तक एक वैसे ही मूड पे ही चल रही थी कि जिस राजा ने जो कानून बना दिया वही शासन हो जाता था। तो इस तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने यहाँ से जो चीज़ें सीखी थी हमारे इंडिया में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते गए। उसके बाद एक बहुत बड़ा मेजर लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो था 1909 का काउंसिल एक्ट। तो 1900 एक्ट का जो काउंसिल एक्ट है, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, यहाँ से चीज़ें क्या हुई, बिल्कुल आज की जो राजनीति है वो यहाँ से लगभग शुरू हुई। यहाँ पे आपको हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा करना, पृथक निर्वाचन देना, इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई। मतलब अब क्या हुआ कि अब तक एक भारत जो यूनाइट भारत था, अब धीरे धीरे बंटना शुरू हो गया। और जब बोलते हैं ना कि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, जब तक वो मिलजुल कर रहते हैं तब तक तो ठीक है, हारमोनी क्रिएट रहती है, चीज़ें अच्छी चलती होती है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है या उसके विचार बदलने लगते हैं, वो परिवार टूटने लगता है। फिर उस परिवार को जोड़ के रखने के लिए एक नियम कायदा होना चाहिए। जो पहले समय की फैमिलीज होती थी उसमें दादा परदादाओं की बहुत चला करती थी, तो उस समय में जॉइंट फैमिली चलती थी। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पूर्वज होते थे, हमारे जो एल्डर लोग होते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो एक नियम बना करके चलते थे। वो मोहब्बतें मूवी की तरह कि जैसे अमिताभ बच्चन का एक गुरुकुल में कॉन्सेप्ट चला हुआ था कि मेरे नियम के हिसाब से ही यहाँ पे चीज़ें होंगी, तो बिल्कुल वैसे उसी तरीके से पहले जो था हमारे यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके हिसाब से चीज़ें चलती थी। तो लोग अगर मान लो फैमिली में एक दो मेंबर खुश नहीं भी हैं तो भी उनको साथ में रहना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ों ने ये काम करना शुरू किया, 1909 में वो जो है अपना परिषद एक्ट लेकर आ गए। उसके बाद में 1919 में उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कर दिए। उसमें भी धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया भारत को, और इसकी वजह से स्थिति थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई। और यही सारी चीज़ें देख करके जो हमारे इंडियन नेता थे उनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, और अगर ये अंग्रेज़ छोड़कर चले गए भारत को तो हम इन सारे जो बटे हुए सेगमेंट्स हैं, समुदाय हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और भी अदर समुदाय के लोग हैं, इन सब को बांध के रखना हमारे लिए आसान बात नहीं हो पाएगी, है ना। उसके बाद में 1935 का आपका जो भारतीय एक्ट आया, उसमें भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, उसके बाद से क्या हुआ, हमने अभी ऐसा बोला जाता है कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत हद तक भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे प्रोविजंस आज के संविधान में लिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे ऊपर कॉपी कैट होने का भी एक इल्ज़ाम लगता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उससे बहुत ज़्यादा मैच खाता है, या वहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं। वो इसीलिए लिए हैं क्योंकि इस जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी थी, जो हमारे लिए काम की हो सकती थी। आज जो हम गवर्नर सिस्टम देखते हैं, वो हम राष्ट्रपति वाला सिस्टम देखते हैं, वो आज जो अध्यादेश वगैरह आते हैं, ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो लगभग बहुत सारे प्रोविजंस हम कह सकते हैं कि हमने 1935 के अमेंडमेंट से ले लिया। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे अंग्रेज कानून व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप करने लग गए तो उन्होंने ये एक्ट के माध्यम से क्या किया, जो भारतीय समाज है उसको थोड़ा सा बांटना शुरू किया। एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम ये सारे कानून बना रहे हैं, लेकिन उनका मोटिव अलग था। उनका मोटिव ये था कि देश को कैसे बांटना है, ठीक है, इसलिए उन्होंने ये सारे अधिनियम बनाए। अब जब समाज में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, हिंदू मुस्लिम जो ग्रुप है उसके बीच में
टकराव होने लगा। 1906 में आपका मुस्लिम लीग बन गया। मुस्लिम लीग बना क्यों? पहले तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। अगर आप 1900 के पहले देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इतने अच्छे से देश की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब ये 1909 का परिषद अधिनियम आया, उसके बाद से चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। उसके पहले भी एक दो छुटपुट ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो एक कहना चाहिए गैप जो है वो बढ़ने लग गया। ठीक, तो ये सारे मेजर्स देखते हुए ऐसा इंडियन नेताओं को लगा कि अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो देश चलेगा नहीं। अगर अंग्रेज छोड़ के चले गए, लगभग ये बात चल रही थी 1946 का जो कैबिनेट मिशन आया था, उस टाइम पे ये बात चल रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है क्रिप्स मिशन आया था 42 में, उसने भी ये बात कही थी। और उसके बाद 46 में कैबिनेट मिशन आया और फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना शुरू हुआ। तो जब अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारत को छोड़ देंगे, अब भारत आपके हाथों में रहेगा, तो उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बोला था कि इंडिया के बस की ही बात नहीं है, यहाँ के नेताओं के बस की ही बात नहीं है कि वो इतने बड़े समाज को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को होल्ड करके रख सके और वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के रख दें। ये चैलेंज के रूप में ब्रिटिशर्स हमको देकर गए थे और उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, हमारे भारतीय नेताओं ने एक्सेप्ट किया और इतना बढ़िया एक अच्छा, इतना वृहद संविधान जो हमने आज के रूप में बना रखा है, जिसके ऊपर हम और आप क्या हैं, आज फ्रीडम के साथ जी रहे हैं। अगर सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आज से आप 100 या फिर 200 साल पहले पैदा हुए होते, तब आप किस तरीके से जीवन जी रहे होते। आज तो आपके पास हर तरीके की आज़ादी है। आप आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार में आप शादी खुद से करने का भी अधिकार के लिए अब लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि लाइफ पार्टनर चुनने का भी अधिकार है आपको आर्टिकल 21 के तहत। उस समय में ऐसी चीज़ें थी कि इन सब चीज़ों के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते थे। तो 100-200 साल पहले चीज़ें कुछ और थी, लेकिन जस्ट बिकॉज आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं और डिफरेंट प्रोग्रेसिव वे में हम अपनी ज़िंदगी को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पूरी चीज़ आई और जो अंग्रेज़ है वो हमें खुला चैलेंज देके चले गए कि हम तो वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाएगा 1945 अराउंड, तो हम क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। अब आप लोग देख लो भैया, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ये जो देश है वो चल नहीं पाएगा ज़्यादा दिनों तक। लोगों को लगा, भारतीय नेता जो उस समय में काम कर रहे थे, गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे बड़े बड़े नेता थे, उनको लगा कि अंग्रेज़ों की बात में दम तो है, बात तो ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अलग अलग डायमेंशंस में बट गई है। उस समय में हमारे टाइम पे जब संविधान बन रहा था उस समय में, तो वहाँ पर भारतीय रियासतें, देसी रियासतें भी थी, 93 कुछ देसी रियासतें थीं जिनके थ्रू क्या हो रहा था, राजा महाराजा शासन कर रहे थे। कुछ ऐसे 292 के करीब में आपके पास ब्रिटिशर्स गवर्नर, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्न किए हुए प्लेसेस थे। ठीक है, साथ के साथ में आपके 4-5, जिस तरीके से आज यूटी का कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से 4 ऐसी प्रोविंसेस थी जहाँ पर गवर्नर का शासन चल रहा था। तो एकदम वैरायटी थी यहाँ पर, डिफरेंट कि मतलब ब्रिटिश रूल वाले भी कुछ अपने एरियाज़ हैं, कहीं पर देशी रियासतें भी हैं, कहीं पर आपको गवर्नर के थ्रू भी काम होता हुआ दिख रहा है। तो उस समय डायमेंशंस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, साथ के साथ में जो पाकिस्तान की मांग बहुत तेज़ी से उठ रही थी, जिन्ना जो है बिल्कुल लग गए थे कि पाकिस्तान से नीचे तो हम किसी चीज़ पे रुकेंगे ही नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें थी उस समय में, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी और इतनी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी और उसको ध्यान में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिला कि ब्रिटिशर्स जब थे और ब्रिटिश एरा में जब चीज़ें बन रही थी तब क्या चीज़ चल रही थी। अब हम दूसरा पार्ट इसका देखते हैं कि भारतीय नेताओं ने इसके लिए क्या काम किया, कि इंडियन नेताओं का क्या कंट्रीब्यूशन रहा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो सबसे पहले अगर बात आती है तो एम.एन. रॉय जी का नाम आता है। एम.एन. रॉय जो थे वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उस समय में, और एम.एन. रॉय जी ने 1934 में ऐसा बोला कि हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक शुरुआत जो है वो एम.एन. रॉय जी ने कर दी थी। इसके पहले ऐसा नहीं है कि एम.एन. रॉय जी ने ही पहले बोला था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी लेकर के आए थे, यानी कि मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी जब 1929 में ये जो रिपोर्ट लेकर के आए थे, नेहरू रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बात की थी कि लोगों को वयस्क मताधिकार होना चाहिए, मतलब जो एडल्ट हैं उनके पास में वोटिंग राइट्स होने चाहिए, और भी 1-2 जो मेजर्स हैं जो कि जीवन के लिए ज़रूरी है, अच्छा जीवन जीने के लिए, वो कुछ अधिकार होने चाहिए।
तो ये अधिकारों की बात सबसे पहले मोतीलाल नेहरू जी ने अपने 1928 के जो प्रस्ताव है नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें कर दी थी। लेकिन अगर ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे शब्द के बारे में कोई चीज़ आए तो सबसे पहले शुरुआत एम.एन. रॉय जी से मानी जाती है 1934 में। उसके बाद में चीज़ें आगे बढ़ी, फिर 1937 में जो है वो कांग्रेस, 1935 में जो है वो कांग्रेस की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। वहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ज़ोरों से उठी कि हाँ होना चाहिए कुछ तो, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में आपका एक तरीके से कहना चाहिए कि 1937 में जब निर्वाचित सरकार आई, मतलब कि वहाँ पर वोटिंग वगैरह हुए, गवर्नमेंट जब आई, तो बहुत सारे भारतीय नेता क्या हुए, पार्लियामेंट में जा कर के बैठे। तो जब भारतीय नेता पार्लियामेंट में जा कर के बैठे तब उनको लगा कि ये अच्छा मौका है, अब यहाँ से हम अपने मुद्दे उठा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर सकते हैं। उसके बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें भी बात की गई कि इंडिया के लिए कुछ ना कुछ तो करके जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि संविधान से रिलेटेड कुछ चीज़ें तो ज़रूर दे करके जाएंगे हम। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसने बात की थी, इसका बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, अपोज भी किया गया था, कोई भारतीय वगैरह नहीं थे इस तरीके से, और इसको ब्लैंक डेटेड चेक भी बोला था गांधी जी ने, नेहरू जी ने भी बोला था, बिना ब्रेक की कार है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन के समय में जब 1942 में अंग्रेज जब आए थे, मिशन आया था, हालांकि ये मिशन फेल रहा था, पर उन्होंने बोला था कि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। और तब उन्होंने बोला था कि अगर हम यहाँ से गए तो आपको इतनी बड़ी आबादी को संभालना, इतने कॉन्फ्लिक्ट जो अलग अलग समुदाय में चल रहे हैं इसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, सो दैट आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए 1946 में कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन ने एक रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क तैयार किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें हैं वो शुरू हुई। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि कहाँ से हमने शुरू किया और कहाँ पर आकर के हम लोग बेसिकली रुके कि अब यहाँ से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारतीय संविधान है वो बनना शुरू होगा। तो ये जो पूरा हमने टॉपिक डिस्कस किया ये आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, यहाँ पर हम हिस्ट्री को है क्या करेंगे, देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक रूपरेखा, एक बैकग्राउंड तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए, जिसमें हमने शुरुआत राजा महाराजाओं से थी, पहले कैसा शासन था, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्या क्या समय समय पर मेजर्स लिए, उसके बाद भारतीयों ने किस तरीके से काम करना शुरू किया। ठीक है, तो 1946 का कैबिनेट मिशन बोला जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसकी वजह से संविधान की जो है पूर्णतः एक रूपरेखा तैयार हुई और संविधान बनने का काम शुरू हुआ, तो 1946 का कैबिनेट मिशन है जिसके थ्रू ये पूरा काम शुरू हुआ। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे जो हमारा दूसरा सेक्शन है। दूसरा सेक्शन हमारा क्या है, दूसरा सेक्शन है हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हमने हिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री में क्या चीज़ें रहीं। अब हम दूसरे सेक्शन में चलेंगे जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अभी तक तो बैकग्राउंड हमने देखा कि किस तरीके से एक रूपरेखा तैयार हुई जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ, लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से दिन बैठकें हुई, कितनी बैठकें हुई, कितने लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि यहाँ से आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो हम इसके बाद चलेंगे उसमें चलेंगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक है, इसके पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आपने रूपरेखा समझ ली कि किस तरीके से संविधान आया, उसके पहले आपने ये समझा कि संविधान ज़रूरत क्यों है, संविधान है क्या। तो एक सेट ऑफ रूल है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि किसी स्टेट को, जो कि राज्य को कोई भी काम करने के लिए, गवर्न करने के लिए या शासन को ले करके आगे बढ़ने के लिए एक अथॉरिटी देता है और उसको एक कहना चाहिए एक नियम कानून का सेट देता है कि राज्य को इस हिसाब से ही चलते हुए जनता के लिए काम करना है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। अब चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि क्या ऐसी बैकग्राउंड्स थे जिसके ऊपर से चल करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सोचा। बहुत सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए एक्ट थे, जैसे कि 1909 का जो आपका मार्ले मिंटो सुधार है, उसके बाद 1919 का आपका मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड सुधार है, उसके बाद 1935 में जो हमारा भारत शासन अधिनियम आया। साथ के साथ में हमने देखा कि जो इंडियन नेता थे, जो भारतीय नेता उस समय जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी काम कर रहे
थे अपने अपने लेवल पे, उन सारी चीज़ों को हमने देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक की तरफ अपने, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनी, कैसे वो सभा बैठी, कितने लोग होंगे, किस तरीके से वो डिसाइड हुआ, कौन सी डेट्स थी जहाँ से पहली मीटिंग स्टार्ट हुई, कौन पहले अध्यक्ष बने, कौन बाद में पहले जो टेम्परेरी थे कौन बाद में स्थायी अध्यक्ष बने, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं और यहाँ से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब जो हम डाटा की तरफ चल रहे हैं वो हम डाटा और फैक्ट बेस्ड जो है हम चीज़ों को देखेंगे। अभी तक हमने स्टोरी के फॉर्म में एक ओवरव्यू ले लिया कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। अब हम फैक्चुअल डाटा की तरफ चलते हैं। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आती है तो लगभग उस समय में 389 जो थे वो पूरे सदस्य थे, जिनको देख करके जिन ये सारी सीट्स थी, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग जो थे वो गवर्न कर रहे थे, और इन सब को मिला करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए सोचा गया था। तो इनिशियल फेज में 389 सदस्य थे जिनके बारे में सोचा गया था कि ये लोग मिल करके क्या करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे। इसमें कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि चुन करके आए थे, चुनाव हुआ था उसके तहत आए थे। कुछ सदस्य ऐसे थे जो कि मनोनयन के तहत आए थे। मनोनयन का मतलब क्या है कि जो बिना इलेक्शन के जस्ट नॉमिनेट हो गए थे। और ये कौन से लोग थे, इनमें पहली बात तो चयनित अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो सभा बैठी, असेंबली बैठी, उसमें किस टाइप के लोग थे, चयनित थे केवल या फिर मनोनीत भी थे, तो दोनों चीज़ें थी वहाँ पे। कुछ जो थे वो इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट होकर के आए थे और कुछ ऐसे थे जो कि नॉमिनेट होकर के आए थे, मतलब कि डायरेक्टली उनको क्या किया गया था, नॉमिनेट कर दिया गया था। तो इनमें कौन से ऐसे सदस्य थे, तो 389 में लगभग 296 ऐसे सदस्य थे जो कि क्या थे, आपके चयन के थ्रू यानी कि इलेक्शन के थ्रू आए थे। और लगभग 93 ऐसी देसी रियासतें थीं जो कि अपने अपने उन्होंने क्या किया था, एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके इस सभा के लिए भेज दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जो पहले इनिशियली जो भी चीज़ें तैयार हुई, सेटअप तैयार हुआ, उसमें था कि कुछ इलेक्टेड थे और कुछ जो थे वो मनोनयन के द्वारा यानी कि नॉमिनेशन के थ्रू आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये हो गया कि स्टार्टिंग में ये जो 389 थे वो धीरे धीरे कम होते गए। जब 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय बीता, उसके बाद कुछ हार्डली 207-208 सदस्य ही बच गए जिन्होंने फाइनली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हस्ताक्षर किया। मतलब कि स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, वो बोला जाता है कि कोई काम स्टार्ट तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन असली आपका दोस्त, आपका साथी वही है जो एंड तक आपका साथ निभाता है। तो इस 389 सदस्यों में क्या हुआ कि बहुत सारे जो थे जिन्होंने बाइकआउट कर दिया, वो अलग हो गए उस चीज़ से। कुछ लोग थे जिनकी डेथ वगैरह हो गई इस वजह से, और फाइनली कुछ इतने ही मेंबर्स बचे जिन्होंने फाइनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर में सिग्नेचर किए गए हैं कि हाँ ये जो लोग थे इन्होंने हेल्प की है थ्रू आउट ये पूरा जो बन के तैयार हुआ है हमारा संविधान, और उनके सिग्नेचर थे। जो आप देखेंगे पार्लियामेंट है वहाँ पर एक आपको एक तरीके से जो वेल बना हुआ है, वहाँ पर हीलियम के बॉक्स में अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ है, हमारा संविधान जो बना था इनिशियल फेज में, और उसमें बहुत सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। तो स्टार्ट हुआ था 389 मेंबर से, लेकिन इसमें से बचे कौन से, इनिशियली 296 ही बचे। क्यों? क्योंकि देसी रियासतें कहाँ चली गई? देसी रियासतें इसलिए नहीं शामिल हुई इसमें क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे यहाँ से तो उन्होंने उनके ऊपर चॉइस छोड़ी थी। देसी रियासतों के पास ये चॉइस छोड़ी थी कि वो चाहे तो संविधान सभा में शामिल हो जाए, चाहे तो वो स्वतंत्र रहें। तो देशी रियासतों ने बहुत टाइम तक सोचा और फिर उन्होंने विड्रॉल कर लिया। उन्होंने बोला कि हम इसका पार्ट नहीं होना चाहते। तो देसी रियासतें यहाँ से सीधे सीधे हट गई। ठीक है, उसके बाद में बचे कितने, 296 मेंबर्स। अब इन 296 मेंबर्स में भी अलग अलग क्षेत्र से आए हुए लोग थे। ठीक है, तो 296 मेंबर में लगभग 292 सदस्य ऐसे थे जो कि कहाँ से आए हुए थे, आपके ब्रिटिश जो लोग थे या फिर ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जो गवर्नड एरिया था वहाँ से आए हुए थे। तो यहाँ पे 290 सीट्स ऐसी थी जहाँ से ब्रिटिशर्स के द्वारा गवर्न या फिर वहाँ उनके द्वारा शासन या रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करने वाले लोग थे। साथ के साथ में 4 ऐसे सीटें थी जहाँ से क्या था, जहाँ पर गवर्नर का राज चलता था। मतलब जिस तरीके से आज के समय में आपको यूटीज़ वगैरह दिखती हैं उस तरीके से 4 ऐसे थी, इनको प्रिंसली काउंसिल बोला जाता था। यहाँ पर गवर्नर का जो गवर्नर के थ्रू रूल किया हुआ चलता था, प्रांतीय प्रिंसली काउंसिल अलग थी, यहाँ पर गवर्नर के थ्रू शासन किया जाता था। तो 89 जब 93 देशी रियासतें हट गई यहाँ से तो केवल 296 सदस्य बने जिन्होंने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा।
अब इन 296 सदस्यों में मैं यहाँ पर ओवरव्यू दे रही हूँ, सारी चीज़ें पीपीटी के फॉर्म में हैं। अगर आप चाहें कि आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको पीपीटी के फॉर्म में दी गई हैं कि 389 सदस्य थे, 296, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। जब आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो पीडीएफ के थ्रू भी इन सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं, और हो सकेगा तो लास्ट में मैं सारी चीज़ों को रिवाइज भी करा दूंगी जो हमने अपना डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, पीपीटी बनाई हुई है उससे। ठीक है, फिलहाल हम समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ये जो 296 सदस्य थे इसमें अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग तरीके के मतलब कि 208 सीट्स तो थी, वो इलेक्शन हुए थे इसके पहले, तो वहाँ से कांग्रेस जीत करके आई थी। ठीक है, उस समय में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को बहुत मेजॉरिटी के साथ में लोगों ने जिताया था। तो इन 296 सदस्यों में 208 मेंबर कांग्रेस से थे। उसके बाद में 73 मेंबर्स जो थे वो मुस्लिम समुदाय यानी कि मुस्लिम लीग के थे, जो कि जीत करके आए थे। ठीक है, इस तरीके से आपसे कई बारी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर वनडे एग्जाम है तो बहुत फैक्ट पूछने की संभावनाएं रहती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने मेंबर्स कांग्रेस से थे और कितने थे आपके देसी रियासतों से कितने थे, या फिर मुस्लिम लीग से कितने थे। तो लगभग 208 कांग्रेस से जीते हुए लोग थे, साथ के साथ में 73 मुस्लिम लीग के थे, और कुछ 15 जो सीटें थी वो वहाँ से लोग स्वतंत्र रूप से चुन करके आए थे, यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए कि निर्दलीय जो लोग चुन करके आए थे, फ्री थे ये लोग। ठीक है, तो इस तरीके से मिल करके क्या हुआ, ये पूरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का काम शुरू हुआ। फिर धीरे एक दो लोग उसमें और शामिल होते गए, तो ये जो आंकड़ा है लगभग 296-299 के बीच रहा। ठीक है, तो इस तरीके से इतने सारे लोगों ने मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उसको फॉर्मेशन करना शुरू किया। ठीक, अब हमने यहाँ पर समझ लिया कि क्या चीज़ें थीं। अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी डेट थी जहाँ से बैठक शुरू हुई, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हिस्ट्री में आप देखेंगे, और जब मैंने ओवरव्यू वगैरह बताया तो उसमें बताया उस बारे में कि कौन कौन से लोग थे जो उस समय में फ्रीडम फाइटर थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में अपना योगदान दे रहे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में। हाँ, तो जो इतने मेंबर्स थे उसमें से 208 मैंने अभी बताया कि कांग्रेस के लोग थे, और कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भागीदार बने थे। इसलिए बोला जाता है कि अगर कांग्रेस की उपलब्धि देखा जाए, आज का कांग्रेस और तब का कांग्रेस बहुत अलग है, लेकिन कांग्रेस की अगर उपलब्धि देखा जाए तो समाज का इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना करके तैयार कर दिया है। लेकिन आज के कांग्रेस में और तब के कांग्रेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब का कांग्रेस जो था वो केवल और केवल आज़ादी के लिए लड़ रहा था। बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो नेहरू ही क्यों ना हो, उन्होंने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की थी। अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, इतने अच्छे वो वकील वगैरह थे, उन्होंने उसकी परवाह ना करते हुए क्या किया था, आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी, है ना। तो ये जो योगदान है फ्रीडम फाइटर्स का हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो हम बात कर रहे थे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, और कितने सीट्स थे, कितने लोग चुन करके आए। उसमें कांग्रेस जो उस समय की थी वहाँ से 208 जो सदस्य थे वो थे, साथ के साथ कुछ मुस्लिम लीग के थे। फिर धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ी और अलग पाकिस्तान की मांग होने लगी तो मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए। तो फिर ये संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई, और फाइनली जैसा कि मैंने बताया कि लगभग बहुत ही 210 के अराउंड में ही आंकड़ा जो है वो सिमट के रह गया, थोड़ा ऊपर नीचे इतना ही। मतलब कि लोग जो हैं जहाँ से शुरू किए थे एंड में बहुत कम लोग बच गए। ठीक, अब चलते हैं कि सबसे पहले संविधान की बैठक कब से शुरू हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, और जब कोई संविधान सभा की बैठक होती है, जैसे आज के डेट में आपको संसद दिखता है ना, संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है। तो आज के डेट में जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो जब बहुत सारे लोग वहाँ पे होते हैं तो उनके बीच में कोई एक वरिष्ठ होता है उम्र के हिसाब से, जिसको हम मुखिया, एक अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं, और वो जो है कार्यवाही को आगे लेकर के चलता है। तो जो हमने स्टार्ट किया था, जितने सारे सदस्य थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली यानी कि संविधान सभा के जितने सदस्य थे, उनमें से हमने एक सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को, जो कि कौन थे उस समय में, सबसे एजेड थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी।
तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को हमने क्या चुना, उस समय में अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। किसके अध्यक्ष के रूप में? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी। अगर मैं बात करूँ कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी क्यों? क्योंकि तब वो बहुत उम्र दराज थे और उनकी तबीयत खराब चल रही थी, तो ऐसा सोचा गया था कि अभी फ़िलहाल इनको रख लिया जाएगा और कुछ समय के बाद में जो हम एक स्थायी जो है, एक कहना चाहिए कि जो लंबे समय तक काम कर सके, ऐसा अध्यक्ष हम चुन लेंगे। लेकिन क्या हुआ, इनकी तबीयत वगैरह बिगड़ने लग गई, तो 2 दिन के अंदर अंदर ही हमको नया जो है सदस्य वो चुनना पड़ गया। ठीक है, तो 11 दिसंबर जो था 1946, हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर लिया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो अस्थायी थे, और राजेंद्र प्रसाद जी थे वो कौन से थे? स्थायी सदस्य थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, आपको गैप जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्परेरी थे और 11 दिसंबर को हमने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया संविधान सभा का। ठीक है, जब ये चीज़ें हो गई, एक अध्यक्ष हो गया, तो अब क्या हुआ, काम को आगे बढ़ाया जाएगा। अब सभा बन गई, सभा के अध्यक्ष भी डिसाइड हो गए। अब सभा जो मेन अपना मोटो लेकर के आगे बढ़ी थी, उस दिशा में काम करना शुरू किया गया। ठीक है, तो संविधान सभा की मेकिंग का काम शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी काम हम करने के लिए जा रहे होते हैं, तो पहले हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सोचिए आप, कोई भी काम, कोई हमने गोल सेट किया है, तो हमें उस काम को करने के लिए सबसे पहले एक रूपरेखा की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे भी लिख रहे होते हैं, तो आपका ऐसे किस डायरेक्शन में जाएगा, इसके लिए आप पहले क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं कि हाँ, मुझे पहले इंट्रो में ये लिखना है, उसके बाद मुझे मेन बॉडी में ये टॉपिक्स मेंशन करने हैं, फिर मुझे फाइनली कंक्लूजन की तरफ बढ़ना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब संविधान सभा की पहली बैठक हो गई, अध्यक्ष चुन लिया गया, अब जब काम शुरू करना था, तो हमें चाहिए था एक फ्रेमवर्क। जब इतना बड़ा संविधान हमको तैयार करना है, तो वो क्या रूपरेखा होगी जिसके तहत हमको जिन प्रोविजंस को शामिल करते हुए संविधान को बनाना है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारतीय संविधान, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके तहत बनेगा, इसको ध्यान में रखते हुए 13 दिसंबर को नेहरू जी ने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ठीक है, जिसको आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं। ठीक है ना, जो आज का प्रियम्बल है वो बेसिकली क्या है, नेहरू जी के द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कब लिखा गया था, डेट इंपॉर्टेंट है। ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था आपका 13 दिसंबर को। किसके द्वारा? बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और इसमें चीज़ें क्या थी, इसमें चीज़ें थी कि संविधान जो बनेगा वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसमें मेंशन होंगे। तो आज जो हम प्रियम्बल देखते हैं हमारा, उसमें क्या मेंशन है कि पहली बात तो ये कि वो हम भारत के लोग, यानी कि हमारे जो भारत की जनता है उसको हमने क्या किया है, संविधान को अर्पित किया है। ठीक है, और हम भारत के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों को समानता जो है, 3-4 तरीके की समानता, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देने की बात करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय देने की हम बात करते हैं, सबके बीच में राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व, ये सारी चीज़ें बनी रहें, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रियम्बल के रूप में, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने सामने रखी, और ये सोचा गया कि हाँ, इसके हिसाब से आगे का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कब पहली बैठक हुई, पहले अस्थायी सदस्य, फिर स्थायी सदस्य, और उसके बाद जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी सिटिंग्स हुई, लगभग 11 सभाएँ, टोटल जो है 11 सभाएं करी गई, और 11 सभाओं के बाद में क्या हुआ, 2 साल 11 महीने के बाद में, 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद में आपका जो है पूरा संविधान जो है वो बन करके तैयार हुआ। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस चला। अब जब इतना लंबा प्रोसेस चलता है, तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो कि संविधान ऐसे नहीं है कि बैठे लोग और उन्होंने बना दिया। बहुत सारे, लगभग 60 के ऊपर हमने देश थे जिनके संविधान को हमने क्या किया, एक तरीके से एनालिसिस किया, स्टडी किया। और बहुत सारे लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, एक तरीके का चोरी किया हुआ संविधान है या फिर कॉपी किया हुआ संविधान है। इसके लिए अंबेडकर जी ने भी एक बात बोली थी कि जो भी चीज़ अगर आपको सामने वाले की अच्छी लगे और उससे कुछ आपको सीखने को मिले, तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए।
ठीक है। तो जब अंग्रेज हमको छोड़कर गए थे उस समय में हमारी स्थिति ऐसी थी कि अगर हम मतलब हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे चीज़ें लेकर के चलना है, हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी थी, हमारे पास पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था, इतने अलग अलग धर्म के लोग हमारे यहाँ पे थे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे, साथ के साथ में महिलाओं के हक के लिए उस समय में बात हो रही थी। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के एरा में, उस समय में, तो वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से 2-3 टर्म्स निकल के आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिससे कि इंडिया को, इंडियन जो नेता थे उस समय के, उन लोगों को बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस में सोचने के लिए एक चीज़ मिली, एक तरीका मिला, ठीक है। 1995 में नेल्सन मंडेला जी ने जब अपने यहाँ पर जो भी चीज़ें करी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ में, जो ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में वहाँ पे चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट, और जब नेल्सन मंडेला जी ने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने भी बात की थी कि सबसे बेसिक चीज़ क्या होनी चाहिए, मूल अधिकार होने चाहिए लोगों के पास में, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आकर के इस तरीके से उनका वायलेशन करके नहीं चला जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे और जब आज़ादी की तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, तब बहुत सारे मुद्दे हमारे पास भी उस समय थे कि हमको उसको किस तरीके से टैकल करना है। मुस्लिम लीग को हम पहले ही अंग्रेज़ों ने इतना बांट दिया था कि मुस्लिम जो आबादी है वो बिल्कुल चाहती ही नहीं थी कि वो इंडिया के साथ किसी भी कीमत पे रहे। जो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम आबादी थी वो क्या चाहती थी, अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से ठीक किया जाएगा, इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 60 जो देश थे जो उस समय में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम कर चुके थे या कर रहे थे, उनसे हमने जो जो चीज़ें सीखने लायक थी और जो जो चीज़ें हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हो सकती थी, हमने उनको वहाँ से उठा लिया, ग्रैब कर लिया। अब इतने सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए चाहिए क्या, एक टीम चाहिए जो इतने सारे अलग अलग देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़े। उसके लिए बनी एक समिति। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में लगभग 7 मेंबर्स थे, और जो ये 60 देशों के या 60 से ऊपर के देशों की जो लोगों के बारे में या उनके स्टडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी के बारे में देखने के लिए एक व्यक्ति को सारा जो है जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वो कौन थे, BN राव जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कि एक संवैधानिक सलाहकार थे और जिन्होंने अलग अलग देशों का जो है कॉन्स्टिट्यूशन रीड करके हमारे लिए एक खाका तैयार किया, तो BN राव, BR अम्बेडकर जो थे वो संविधान के निर्माता, उनके जनक माने जाते हैं, लेकिन उनमें बहुत बड़ा एक योगदान संविधान को बनाने में BN राव जी का भी है। और BN राव जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इतने सारे कंट्रीज़ का, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने अलग अलग टाइम पे क्या किया, स्टडी किया, और फिर हमारा जो फाइनली एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मिल गए होंगे। आगे हम देखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सारे लोग थे, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा जी स्थायी सदस्य थे, 2 और लोग थे, एक तो थे SC मुखर्जी, तो HC मुखर्जी थे जो कि उपाध्यक्ष थे, साथ के साथ में आपके दूसरे होंगे कृष्णामाचारी। तो कृष्णामाचारी और जो SC मुखर्जी हैं उन दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का, इसको भी याद रखिएगा। स्थायी सदस्य आपके राजेंद्र प्रसाद तो थे ही थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक संविधान सभा बनी जिसने संविधान के ऊपर काम करना शुरू किया। बहुत सारी अलग अलग सिटिंग्स हुई, हर 3-4 बारी अमेंडमेंट हुए, और उसमें बोला जाता है कि लगभग 7,500 बार अमेंडमेंट किया गया था जब ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। और अलग अलग सिटिंग्स हुई, एक समय में कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया, फिर उसके ऊपर डिबेट हुई, उसके लिए पूरे 2 साल 11 महीने के बीच में लगभग 3 सिटिंग्स हुई। इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका आगे बढ़ा, ठीक है। खैर उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वनडे एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ से फैक्चुअल चीज़ें जो बन सकती हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब बन रहा था उस समय में बीच में और भी सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे कि मुस्लिम लीग जो है वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो 1947 में देश को आज़ाद भी होना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो एक साथ बन ही रहा था, दूसरे साथ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ साथ देश की आज़ादी का भी काम शुरू हो रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जुलाई में इन सारी चीज़ों के ऊपर में ध्यान दिया गया, ठीक है। और उसके बाद में जुलाई 1947 में देश की आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया गया, और इस समय में क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें
जोड़ी गई समाज के लिए, देश के लिए, क्योंकि ये अब समय ऐसा था कि बिल्कुल श्योर हो गया था कि अब अलग पाकिस्तान बन के रहेगा, अब इंडिया के साथ वो कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा। तो जुलाई में कुछ सारे काम हुए, उसके बाद से आपका जो देश आज़ाद हुआ उस समय में कुछ चीज़ें हुई। जैसे पहले संविधान सभा थी वो केवल और केवल संविधान बनाने के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो फिर देश आज़ाद हो गया तो देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून भी तो चाहिए, मतलब कि एक लेजिस्लेचर चाहिए। तो अब तक संविधान सभा जो काम कर रही थी संविधान बनाने का, अब वही संविधान सभा क्या काम करने लगी, लेजिस्लेशन का काम करने लगी, यानी कि कानून बनाने का काम करने लगी। ये जो काम कब शुरू हुआ, देश की आज़ादी के बाद, मतलब 1947 के टाइम में, ठीक है। तो अब संविधान सभा जो है विधायिका की तरह काम करने लगी, और विधायिका के अध्यक्ष के रूप में अगर पूछा जाए तो आपके पास यहाँ से फैक्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जो पहली विधायिका बनी या फर्स्ट लेजिस्लेशन जो बना जिसके ऊपर ये दारोमदार था कि आज़ादी के बाद से कानून बनाने हैं, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जी.वी. मावलंकर जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि पहली विधायिका के अध्यक्ष कौन थे, तो जी.वी. मावलंकर, ठीक। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद। ये सारी फैक्चुअल चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक फैक्ट भी तैयार होगा, साथ के साथ में हिस्ट्री तो हम देख ही रहे हैं। तो जी.वी. मावलंकर जी जो हैं क्या हुए, विधायिका के जो अध्यक्ष बने, और ये वही विधायिका थी, संविधान सभा के लोग ही यहाँ पे कानून बनाने का काम करने लगे आज़ादी के बाद, ठीक। अब जब जुलाई में आज़ादी की तरफ हम चीज़ें आगे बढ़ रहे थे तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश आज़ाद होगा तो हमारे पास देश का एक झंडा होना चाहिए। उसके बाद में फाइनली आगे चल के बहुत सारी नई नई चीज़ें निकल के आई, जैसे कि राष्ट्र ध्वज हो गया, उसके बाद राष्ट्रगीत जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय सॉन्ग जो है वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत बोला जाता है वो, राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम है, जनगणमन वो। तो ये सारी चीज़ें हम टाइम पे जैसे जैसे हमको ज़रूरत लगी उस हिसाब से हमने काम किया। तो एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दूसरी तरफ ये सारे काम भी चल रहे थे। तो 22 जुलाई 1947 को हमने सबसे पहले अपने देश का तिरंगा लिया, यानी कि राष्ट्र ध्वज लिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ी और लगभग 24 जनवरी 1950 में, लगभग ये 2 साल जो 11 महीने का टाइम पूरा हो गया था, अब वो दिन आ गया था जब 26 जनवरी को हमारा जो फाइनली जो है आपका 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन अब लोगों को सौंप देना था, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें होने वाली थी तब ये सोचा गया कि भाई देश के लिए एक नेशनल एंथम होना चाहिए। तो 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों चीज़ों को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है। जनगणमन और आपका जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है। तो एक गीत भी लिया और राष्ट्रीय गान भी लिया हमने, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये डेट पूछ ली जाती है आपसे। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में अगर आपसे और क्वेश्चन बने कि 26 जनवरी को क्या संविधान लागू हुआ था पहले, तो ऐसा नहीं है। आंशिक रूप से जो संविधान है वो 26 नवंबर को ही लागू हो गया था। तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 में ही संविधान का आधे से ज़्यादा भाग क्या हुआ था, लागू हो गया था। और ये डेट क्यों चुनी गई थी, क्योंकि 26 नवंबर का ही वो दिन था जब 1930 में जो नेहरू जी हैं उन्होंने रावी के तट पर, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। तो 26 नवंबर का डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसको विधि दिवस के रूप में भी बोला जाता है और आज भी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1930 में 26 नवंबर के दिन ही जो है ये काम किया गया था, ठीक है। तो ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में जो चीज़ें हुई आपकी, 26 नवंबर को हमने आंशिक रूप से क्या कर लिया, 26 नवंबर की डेट वो है जहाँ पर सबसे पहले देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता मनाने के लिए बातें रखी गई थी कि हम इस दिन से देश को क्या करेंगे, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बहुत पुराने समय की बात थी, लेकिन ये जो डेट थी उसको हमको मेमोरेबल बनाना था, इसलिए हमने जब संविधान बना लिया तो हमने 26 नवंबर 1949 में ही क्या किया, बहुत सारे जो
इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने संविधान में मेजर जोड़ रखे थे, उनको हमने लागू कर दिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 26 नवंबर को क्या हुआ था, तो आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था और फाइनली पूरे संविधान को कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, जिसके दिन हम क्या मनाते हैं, अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमने क्या किया है, अपना जो संविधान है पूरी तरीके से लागू कर दिया। लेकिन हमने 26 नवंबर 1949 में ही कुछ चीज़ें आंशिक रूप से शामिल कर ली थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट हुई और किस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। अब ये जो चीज़ है, आपको सारी चीज़ें पीपीटी के फॉर्म में दी गई हैं। तो अगर आपको पीपीटी वगैरह चाहिए तो आप हमारे नोटबुक आईएएस के चैनल पे जा कर के, वहाँ से आप जो ऐप है हमारा, वहाँ से जा कर के ये सारी पीपीटी को आप एक्सेस कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई है कि कुल 389 सदस्य थे इसमें, उसमें से कितने लोग देसी रियासतों से आए थे और कितने लोग ब्रिटिश भारत से थे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। उसके बाद मैंने बताया कि 296 में से इतने सारे सदस्य मुस्लिम लीग से 73 थे, स्वतंत्र ये थे। सारी चीज़ें आपको पीपीटी के फॉर्म में मिल रही हैं और बाईलैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वालों को लिए है या फिर सिर्फ हिंदी वालों के लिए है, दोनों ही लैंग्वेज में है। यहाँ पर हमने बताया कि आपको 22 जनवरी 1947 में क्या हुआ चीज़ें, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बातें रखी गई है ना। उसके बाद हमने ये पहली बैठक के बारे में चर्चा की कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुई। उसके बाद में एस सी मुखर्जी और कृष्णमाचारी जो थे अस्थायी सदस्य थे। यहाँ पर आपको स्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी मिलेंगे। तो बाईलिंगुअल रूप में जो पीपीटी के फॉर्म में भी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। जो मैंने बात की थी नेहरू प्रस्ताव के बारे में, बात की है कि नेहरू प्रस्ताव को एक्सेप्ट कब किया गया था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाया कब गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसको एक्सेप्ट कब किया गया था, 1947 में एक्सेप्ट किया गया था, 22 जनवरी को। ठीक है, एक साल का टाइम इसलिए लगा था कि लोग सोच रहे थे कि कुछ लोग जो हमारे से अलग हो गए हैं, अगर उनका मूड बदले, वो वापस आना चाहे, फिर उनके लिए कुछ प्रोविजंस होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। 13 दिसंबर 1946 में 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 में उसको लागू किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, उसके बाद में जो चीज़ें थी मैंने बताई है कि जीवी जो मावलंकर जी थे वो क्या हुए, पहले जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और मावलंकर जी विधायिका के रूप में जब संविधान सभा काम करने लगी तो उसके वो अध्यक्ष बने। ठीक है, उसके बाद हमने ये सारी डेट्स के थ्रू पढ़ाई की। 1949 में एक चीज़ हुई थी, कॉमनवेल्थ ग्रुप आया था। कॉमनवेल्थ बेसिकली वो ग्रुप था जहाँ पर जितने भी ब्रिटिश समय में जो लोग ब्रिटिशर्स जिन जिन कंट्रीज़ के ऊपर में रूल करते थे, उन सब को मिला करके ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि एक ग्रुप बना देते हैं, जिसको उन्होंने राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का नाम दिया। तो 1947 में इंडिया के पास ये चॉइस थी कि वो उसमें शामिल हो या ना हो। कॉमनवेल्थ में बेसिकली वही कंट्रीज़ थी जिनके ऊपर ब्रिटिश कभी किसी समय में राज कर चुके थे। तो कॉमनवेल्थ में इंडिया शामिल तो हुआ। इस चीज़ का क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ था उस समय में कि क्यों कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ, 200 साल तक अंग्रेज रूल करके गए हैं, तो ये सही नहीं है। लेकिन इंडिया ने बोला कि हम कॉमनवेल्थ में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी सोवरेनिटी जो है, वो जो हमारी संप्रभुता है वो बनी रहेगी, हम कभी भी सामने वाले से दबेंगे नहीं, ये हमारी चॉइस है, हम उस ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक है, तो 1949 में इंडिया कॉमनवेल्थ में शामिल हो गया। जिस मैंने बताया कि नेशनल फ्लैग कब लिया गया, तो 22 जुलाई 1947 में। उसके बाद में जो 24 जनवरी 1950 में हमने नेशनल एंथम लिया, उसी डेट को हमने नेशनल सॉन्ग भी लिया। फिर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो 1950 में 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन के आए। क्यों? क्योंकि संविधान को अब क्या करना था, देश को पूरी तरीके से सौंपना था। तो संविधान का प्रमुख के रूप में उस समय में प्रेसिडेंट, ऐसा सोचा गया कि देश का एक जो प्रेसिडेंट होगा वो उस समय प्रमुख हो और वही संविधान को क्या करे, देश को सौंपे। तो उसके लिए जो राजेंद्र प्रसाद जी अब तक स्थायी अध्यक्ष चल रहे थे संविधान सभा के, उनको देश का पहला जो है राष्ट्रपति बना दिया गया। और टोटल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पूरा कार्यक्रम है 2 साल 11 महीने 18 दिन में लगभग 11 सभाएं हुई, 11 जो है 11 जो मीटिंग्स हुई, तब जाकर के आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी मीटिंग्स हुई टोटल, तो 11 मीटिंग्स हुई। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया कि अलग अलग 60 कंट्रीज़ जो थी उनसे हमने क्या लिया, संविधान को हमने एक तरीके से स्टडी की और फिर हमने अपना संविधान बना करके तैयार किया। सेम चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया।
तो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो अलग अलग काम अलग अलग लोगों को दिए गए थे, तो उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि कितनी समितियां थीं, कितनी ऐसी कमिटीज़ थी जिनको काम सौंपा गया था। ठीक है, तो कुछ 8 मेजर कमेटी हैं और साथ के साथ में और बहुत सारी जो है वो छोटी छोटी कमेटियां हैं, उप समितियां हैं, जिनको अलग अलग काम दिए गए थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स थे। ठीक है, जैसे कि फेडरल सिस्टम की जब बात आती है तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उस समय में एक काफ़ी अच्छे नेता थे और उनके ऊपर ही सारा दारोमदार था, तो इस वजह से संघ शक्ति समिति जो बनी थी उसके जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति बनी, उसके भी जो हेड थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, वो उसी तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपा गया, जिसमें कि प्रांतीय संविधान समिति यानी कि जो प्रिंसिप जो थी हमारे यहाँ पे जो भी प्रिंसली चीज़ें थी जहाँ पर लोगों को प्रांतों को एक करने की बात थी, तो प्रिंसली कमेटी जो थी वहाँ पर सरदार पटेल जी को क्या किया गया था, उसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्यों ऐसा किया गया था, सरदार पटेल ही क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब चीज़ें चल रही थी उस समय लगभग 563 देसी रियासतें थी, है ना, और ये जो रियासतें थी इनमें से कुछ बहुत सारे ऐसी रियासतें थी जो कि भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। ठीक है, कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी, कुछ पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। तो सारी रियासतों को इकट्ठा करना और जोड़ के रखने के लिए ये सारा जो काम है वो किसके ऊपर सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, लौह पुरुष बोला जाता है, क्योंकि भारत को एकीकरण करने का जो एक सीधा सीधा क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो इन 563 में से कुछ 2-3 ऐसी रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद हो गया, आपका जम्मू कश्मीर हो गया और गुजरात हो गया, है ना। तो इन 2-3 रियासतों के जो सुल्तान थे, जो शासक थे, उन्होंने इंडिया के अंदर जो है इंडिया में शामिल होने से मना कर दिया था। तो फिर कुछ चीज़ें तो मान मनोवल बातचीत करके सॉल्व हो गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने तो विलय कर लिया हमारे साथ में, और जो जूनागढ़ में जो था गुजरात के अंदर जो चीज़ें थी उसको भी हमने सारी चीज़ें कर ली। लेकिन हैदराबाद के जो शासक थे वो थोड़े से ढीठ टाइप के थे, तो उनके लिए हमको ऑपरेशन पोलो वगैरह चलाना पड़ा और फिर जा करके इन सारे लोगों को, इन सारी रियासतों को इंडिया में शामिल करना पड़ा। तो इस तरीके से अलग अलग जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय में अलग अलग काम के लिए क्या किया गया था, अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। और जो मैंने स्टार्टिंग में बात की प्रारूप कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, हमारे BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद में मेजर जो कमेटीज़ बनी उसमें मौलिक अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए भी कमेटी बनी थी, जिनका काम क्या था, जो ST SC हैं, महिलाएं हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में और बाकी लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में नीतियाँ बनाना, काम करना। तो उसके भी हेड कौन थे, सरदार पटेल जी थे। तो जो मेजर कमेटीज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद बहुत सारी छोटी बड़ी और भी कमेटीज़ बनी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो लोग हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े चेहरे थे उस समय में और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम इन लोगों को सौंपा गया था। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही 5 उप समितियाँ भी बनी हुई थी और उसके जो अध्यक्ष कौन कौन थे, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति थी तो JB कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक समिति जो थी, उप समिति जो थी, उसके HC मुखर्जी थी अध्यक्ष। अब HC मुखर्जी कौन है, मैंने बताया था संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और ये मुखर्जी जी थे साथ के साथ में जो कृष्णामाचारी थे, ये लोग जो थे वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो वाइस जो प्रेसिडेंट बोला जाता है वो थे। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों को क्या किया गया था, अलग अलग जो काम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम थे उस समय में दिए गए थे और उनको ही इन कमिटीज़ के रूप में बांट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बने कि कितनी बड़ी कमेटियाँ थी, तो 8 मेजर कमिटीज़ थी और साथ के साथ में कुछ छोटी कमिटीज़ भी थी। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि संचालन समिति। तो संचालन समिति के हेड कौन थे, तो हमारे जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, साथ के साथ में जो संविधान सभा थी उसके पहले स्थायी अध्यक्ष यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी चीज़ें थी। प्रक्रिया और नियम समिति बनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उनके नियम कैसे होंगे, रूल्स कैसे होंगे सदस्यों के आने जाने से रिलेटेड, तो वो प्रक्रिया और नियम समिति, चूंकि अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे तो उनको ही बनाया गया था प्रक्रिया और नियम समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तब जाके आपको याद होंगी। आप चाहें तो अपनी स्टैंडर्ड बुक से भी इन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं और चाहे तो हमारे पास जो PDF है इसको भी लेकर के सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं।
इसके बाद में कुछ बहुत छोटी छोटी कमिटीज़ बनी, जैसे कि वर्किंग कमेटी हो गया, नेशनल फ्लैग के लिए कमेटी बन गई। तो ये सारी चीज़ें इतने नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन जो मेन बड़े बड़े नाम होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे नेशनल फ्लैग कमेटी जो थी उसके हेड राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो पूछा जा सकता है आपसे कि नेशनल फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे। इस तरीके से अलग अलग, जो पट्टाभी सीतारामैया जी का नाम आता है, जो सदन कमेटी या फिर हाउसिंग कमेटी थी, उसके बारे में कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। तो इस तरीके से जो है बहुत अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए थे इन कमिटीज़ के माध्यम से, ठीक है। तो इस बार एक बार आपको यहाँ पर गो थ्रू हो जाना है। एक नलिनी रंजन जी का नाम आता है। इनका नाम क्यों आता है? क्योंकि ये एक ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे उस समय में, और इनको संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधान, यानी कि जो भी हमारा संविधान बन रहा था, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसके फाइनेंस से रिलेटेड जो कमेटी थी उसका हेड इनको बनाया गया था। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक्स में। जितनी भी चीज़ें हैं हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया है। मैंने ब्रीफ में हिस्ट्री भी आपको बता दी है और कैसे कैसे चीज़ें बनी, उसके बाद जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी मैंने बता दिया, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो कि संविधान बना रही थी, उसमें लगभग 7 मेंबर्स थे, टोटल 7 मेंबर्स थे। इसके हेड कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी इसके हेड थे। और कौन लोग थे इसमें? तो माधव राव जो थे वो इनके सदस्य थे। उसके बाद KM मुंशी जी इसके सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और TT कृष्णामाचारी। तो ये जो थे लोग जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। नाम मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी। फिलहाल यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 29 अगस्त को कौन जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, कब? 1947 में। और यहाँ से उन्होंने काम करना शुरू किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को और रीड करना शुरू किया, और 29 अगस्त 1947 से ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बैठी। उन्होंने सारी चीज़ें एनालाइज की और लगभग 1 साल के बाद में उन चीज़ों को उन्होंने सबमिट किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन एक बार ही पूछा जा सकता है कि कितनी बार ये बैठकें हुई थी जो है हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो 6 महीने के अंदर अंदर लगभग 141 मीटिंग्स इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने ली थी, संविधान को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। फिर से एक बार नाम को हम देख लेते हैं। 7 सदस्यों में BR अम्बेडकर जी थे फर्स्ट पोजीशन पे, सबसे हेड थे वो। उसके बाद N माधव राव जी थे जो कि किसके जगह पे आए थे? तो माधव राव जी थे वो मित्र जी की जगह में आए थे, यानी कि L मित्र जी जो थे उनके त्यागपत्र देने के बाद में माधव राव जी आए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर। तो आपसे पूछा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी जगह पे कौन आया था, कौन इनिशियली मेंबर था और कौन बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी में जुड़ा। तो मित्र जो थे, L मित्र जो थे वो क्या थे? इनिशियल मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, लेकिन इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो मित्र जी की जगह में माधव जी आ गए, ठीक है। एक तो ऐसे याद करेंगे। उसके बाद बाकी सदस्य कौन है? KM मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। इसके साथ साथ एक और नाम है TT कृष्णामाचारी का। तो पहले जो थे DP खेतान जी थे, और DP खेतान जी की डेथ होने के बाद में TT कृष्णामाचारी क्या है? प्रारूप जो है ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें आए, ठीक है। तो आपको नाम कैसे याद रखने हैं, इस तरीके से आप कोड बना लीजिए। मित्र की जगह माधव आ गए और DP की जगह पे TT आ गए, ठीक। तो DP खेतान जी की डेथ के बाद से TT कृष्णामाचारी जो है वो आए प्रारूप समिति में। तो इस तरीके से आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है उसको हमने देखा। अब मैंने बात की कि ड्राफ्टिंग कमेटी जब बनी उसके बाद से लगभग 141 सेटिंग्स हुई, फिर उन्होंने अपना पूरा जो है काम दिया, संविधान सभा के सामने रखा। संविधान सभा में जैसे मैंने इनिशियली बताया कि कोई भी कानून बनता है या कोई भी ड्राफ्ट तैयार होता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार ड्राफ्ट तैयार हो गया और बिना चर्चा किए ही उसको पारित कर दिया गया। जैसे आज के समय में भी होता है कि जब भी कोई बिल हमारे संविधान में जो हमारे संसद में रखा जाता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, तो पहले उसके ऊपर चर्चा की जाती है, उसमें क्या कमियां हैं उसको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी संविधान सभा को,
संविधान सभा ने 3 सिटिंग्स ली। 3 सिटिंग्स में उन्होंने जितने भी संविधान में सब जो प्रोविजंस किए गए थे, जो उनको कमियां लगी, उनको उन्होंने अमेंड किया। तो ये डेट पूछा जा सकता है। पहली सिटिंग कब हुई आपकी? 4 नवंबर 1948 को। 4 नवंबर 1948 को आपकी पहली सिटिंग हुई, जहां पर संविधान सभा के सामने ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरा चीज़ डॉक्यूमेंट रखा कि हमने ये चीज़ें बनाई हैं। उसके बाद में लोगों को लगा कि हाँ, इसमें ये अच्छी चीज़ है, ये कुछ कमियां हैं जिसको अमेंड करना पड़ेगा। उसको अमेंड करने के लिए दूसरी सिटिंग रखी गई। और दूसरी सिटिंग कब रखी गई? वो रखी गई आपके, लगभग बहुत लंबा प्रोसेस था, और दूसरी सिटिंग आपकी आई 15 नवंबर 1948। ठीक है, तो 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी सिटिंग चली, जिसमें बोला जाता है कि लगभग 7,500 जो है अमेंडमेंट किए गए, और फिर ये जो है चीज़ें आगे बढ़ी। फिर उसके बाद में फाइनली उसको पारित करने के लिए, पास करने के लिए 3rd सिटिंग ली गई। कब ली गई? 14 नवंबर 1949 से, वो दिन जिस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से पारित हुआ, यानी कि 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सिटिंग्स ली गई और उसमें ये सारा काम शुरू हुआ, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को देश जो है वो पूरी तरीके से संविधान सौंप दिया गया देश को। जो हमारे अभी तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको क्या बना दिया गया? उनको बना दिया गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इनिशियली कितने आर्टिकल्स थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, टोटल 22 पार्ट्स थे, यानी कि भाग बोला जाए 22 भाग थे। आर्टिकल्स कितने थे? तो लगभग 395 के अराउंड में आपके क्या थे? अनुच्छेद थे। ठीक है, और लगभग शेड्यूल्स कितने थे? तो 8 अनुसूचियाँ, यानी कि 8 जो थे शेड्यूल्स थे। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे आपके आर्टिकल है, 395 आर्टिकल, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप सबके लिए, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद में बहुत सारे इसके ऊपर, संविधान सभा के ऊपर एलिगेशंस लगे कि बहुत लंबा है ये, इसमें केवल और केवल वकील थे जो बैठे यहाँ पर और उन्होंने तैयार कर दिया, मतलब जनता का डायरेक्ट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये काम की नहीं है। जब हम वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, आरपीएफ वगैरह के लिए, या फिर हम एसएससी के कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो मोस्टली फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है, और फैक्चुअल डाटा को याद करने के लिए आपको एक हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो वो हिस्ट्री जो है हमने स्टार्टिंग की क्लास में अपना देखा हमने। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि पहली बात ये पूछी जाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आपको सिंबल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंबल जो है, जिसको प्रतीक कहते हैं हिंदी में, वो क्या है? हाथी, एलिफेंट जो है वो सिंबल है। अगर आप जो देखेंगे, कभी आपको जाने का मौका मिले, अभी जो पुराना हमारा संसद है उसको संविधान सदन बोल दिया गया है, तो अगर आपको कभी विजिट करने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि जो संविधान है, जो इनिशियल फेज़ में जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है, उसको हमने एक हीलियम के बॉक्स में क्या रखा है, स्टोर किया हुआ है, सो दैट उसके पन्ने जो हैं वो ख़राब ना हो। और आप जब उस संविधान को देखेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको बड़ा सा एक हाथी मिलेगा, हाथी बना हुआ मिलेगा, और बहुत सारे जो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनके सिग्नेचर्स मिलेंगे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का? तो एलिफेंट था। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र यानी कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। मैंने इनके बारे में बताया कि लगभग 60 कंट्रीज़ का इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। बहुत बड़ी बात है, अगर आपको कोई एक बुक दे दे मोटी सी पढ़ने के लिए 600-700 पेज की, उसको देख के ही क्या लग जाएगा, डर लग जाएगा। लेकिन BN राव जी थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और एडवाइस तभी कर पाएंगे जब उन्होंने अच्छे से रीड किया हो, स्टडी की हो। तो लगभग 60 जो देश थे उनके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रटा, उसके बाद जाकर के चीज़ें बनी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलियोग्राफर कौन थे जिन्होंने पूरी राइटिंग्स लिखी थी, क्योंकि जो आपको इतना मोटा बड़ा संविधान दिखता है वो पूरा हैंड रिटन है। ऐसा नहीं है कि उस समय में कॉपी करके टाइप करके चीज़ें बना दी गई हैं, पूरा हाथ से लिखा हुआ वो संविधान है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है, पूरा का पूरा हाथ से लिखा हुआ है, इसीलिए इतना लंबा समय लगा है इन सारी चीज़ों को करने में। एक तो इतना स्टडी करना पड़ा है, उसके बाद सारी चीज़ें हैंड रिटन है, तो बहुत मेहनत लगी है। तो कैलीग्राफर जो है जिन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण जी। इटैलिक शैली का यूज़ करते हुए इन्होंने लिखा है। तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जो है, जो कि
कैलीग्राफर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है। उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है, तो हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। उसके बाद में उसको सजाने का काम, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, फ्रंट पेज देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको कुछ आर्ट दिखाई देगा। तो ये आर्ट या फिर सजाने धजाने का काम किसने किया है, तो ये मंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं। तो ध्यान में रखना है आपको सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पॉलिटी में जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक अच्छा सा ओवरव्यू आपको दे सकूं। इनिशियली जो हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा उसके रिगार्डिंग, उसके बाद में हमने जो भी हमारे एग्ज़ाम में फैक्चुअल चीज़ें बनती हैं उसको भी हमने देखा। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ से हम जितनी समझने की चीज़ें होंगी उसको समझ करके फैक्चुअल चीज़ें अपने लिए कलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बने रहिएगा। कभी कोई लेक्चर लंबा हो सकता है और मोस्टली हम ये ट्राई करेंगे कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा हो। आज तो जो है आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी बताने थे, इस वजह से आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है। बट जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको हम 30-40 मिनट के अंदर रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स, ईच एंड एवरी टॉपिक्स पे जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स हैं उसको हम बिल्कुल यहाँ पर एड्रेस करें, उस चीज़ों को डिस्कस करें, सो दैट एक बहुत अच्छा ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिल जाए और किसी भी तरीके की दिक्कत ना रहे आपको जब आप खुद से इस चीज़ की पढ़ाई करें या फिर एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नए जो सेशंस आएंगे, नई जो क्लास आएगी उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और किस दिशा में हमको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।